Hello students, today we are going to do chapter 7 of class 12th mathematics. The name of this chapter is integrals. First of all, we have to know about what is integration. Integration क्या होता है? So, integration has two definitions and the two definitions are definition 1. Definition 1, integration is called the antiderivative of the differentiation or the reverse of the differentiation. Integration is called the antiderivative or reverse of the differentiation. Reverse of the differentiation. Reverse of the differentiation. Definition 2 is integration is defined as the area bounded by the curve of given function. Now we are going to discuss these two both definitions clearly. So now for understanding these two definitions, let us consider a function y is equals to fx. We have considered a function y is equals to fx. Now if we draw the graph of this function, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं और सपोज करते हैं कि उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, माना ऐसा आ रहा था कोई ग्राफ, और इस ग्राफ में मैंने माना जब x1 हुआ तो यहाँ पे y1 हो रहा था, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ x2 इज़ y2, और जब x2 थी यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो y2 हुई. तो उस समय पे जो एरिया इस कर्व ने बाउंड करा, वो एरिया जो होता है इस कॉल्ड दी इंटीग्रेशन. उसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ ये थी कि इंटीग्रेशन इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशिएशन. मतलब इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है. अगर किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और उसकी कुछ वैल्यू आई, और उस वैल्यू का जो वैल्यू आई उस वैल्यू का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें वापस वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे. ये चीज़ मैं आपको भी आगे बताऊंगा जब मैं एक क्वेश्चन को लूँगा उस समय पे. और इसी में अब एक अपना नोट आता है, और नोट ये होता है कि सपोज़ करो फंक्शन एक अपने पास कोई दूसरा ग्राफ था, वो ग्राफ इस तरीके से था, ऐसा कोई भी ग्राफ था, और उस ग्राफ में अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, इस ग्राफ में मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँ, मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता था कि या तो टेंजेंट टू द कर्व, और वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ द कर्व. और तीसरी चीज़ ये होती है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी बड़े पार्ट को, मतलब ये एक बड़ा पार्ट है, इसको तोड़ तोड़ के छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देना है. माना इस ग्राफ को हमने तोड़ा और उसको एक छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, और वो पार्ट था ये, तो उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है. इसी का उल्टा क्या हुआ, इंटीग्रेशन. यानी कि इसको जब हम ऐड करते रहेंगे, इस छोटे पार्ट को, इस वाले पार्ट को जब हम ऐड करते रहेंगे तो हमको पूरा का पूरा ये ग्राफ मिल जाएगा. इसी को कहा जाता है ये मतलब इंटीग्रेशन कहा जाता है. तो ये तीसरी डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन की. अब इसके बाद हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज देखेंगे इंटीग्रेशन के. बिफोर फॉर्मूलाज we are going to talk about the type of integrations. So there are the two types of the integration. First is indefinite integration, indefinite integration, and second is definite integration. Now what is the difference between the indefinite integration and definite integration? Suppose if any integration we have given a limits, then this is called the definite integration. Otherwise this is called the indefinite integrals if we are not having the limits of the integration. बेसिकली होता क्या है, अगर हम इस ग्राफ को समझें, माना कोई ग्राफ बनाया हमने, कोई फंक्शन था y इज इक्वल्स टू fx नाम का एक फंक्शन था, हमने इसका ग्राफ बनाया और वो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, सपोज ऐसा. तो इस ग्राफ में अगर मेरे को लिमिट्स नहीं दी गई हैं, तो मैं जैसे बिटवीन अप टू विच लिमिट वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन, दिस थिंग इज नॉट गिवन टू अस, देन व्हाट विल वी डू, वी विल डू
वी हैव लर्न दैट द इंटीग्रेशन इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो यहाँ पे हम एरिया डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि अपने को तो लिमिट नहीं दे रखी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो गया। अब ये जो एरिया है ये क्या है, इनफाइनाइट जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एंड टू शो दिस सेकेंड पॉइंट इज वी यूज्ड constant c for denoting the indefinite integration हम क्या करते हैं, कांस्टेंट c को ऐड कर देते हैं जब अपना इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू आती है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को कोई भी नो लिमिट इज गिवन, कोई लिमिट नहीं दी गई है, इसीलिए सी का ऐड कर लिया जाता है। वेयर एज इन डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है कि माना ये सेम फंक्शन था, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स नाम का सेम फंक्शन था, और हमने इसको इस तरीके से बनाया फंक्शन, और इस बार ये हमको दो लिमिट दी थी कि a और b के बीच में निकाल के बता दो कि क्या इंटीग्रेशन होगा। तो इस समय पर हम एरिया जो है वो बाउंड होगा और वो डेफिनाइट एरिया होगा, मतलब कि एरिया जो होगा वो हमको पता होगा कि हाँ इन दो लिमिट्स के बीच में फाइंड करना है, तो इसीलिए इसको डेफिनाइट इंटीग्रेशन कहा जाता है। और इन डेफिनाइट इंटीग्रेशन वी आर नॉट यूजिंग कांस्टेंट सी का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, सो दीज आर द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द formulas of indefinite integration. First of all, we will do the indefinite integration, then we will do the definite integration. So let's move towards the formulas of the indefinite integration. Formulas of indefinite integration. So first of all, we will do the formulas of indefinite integration, in which पहला फंक्शन आता है अगर अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शंस है। एल्जेब्रिक फंक्शंस यानी कि ऐसे फंक्शन जिनमें एक्स आए, वाई आए, एक्स की पावर समथिंग आए, वाई की पावर समथिंग आए, उसको एल्जेब्रिक फंक्शंस कहा जाता है। तो उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, और वो क्या होता है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स दी पावर समथिंग, और हम इसको x इज इक्वल्स टू वाई दी पावर समथिंग भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा जो इंटीग्रेशन हो वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, वो विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है। तो मतलब पहले तो ये देखते हैं कि मेथड ऑफ राइटिंग इंटीग्रेशन को कैसे लिखा जाता है। मेथड ऑफ राइटिंग द इंटीग्रेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। तो किसी भी चीज़ का अगर तुम फंक्शन का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके के साइन के अंदर लिखा जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स कर सकते हैं हम कभी, और इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी वाई। तो यही चीज़ मैं पीछे समझा रहा था कि जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। सो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, y के रिस्पेक्ट में। अब कंसेप्ट पे आते हैं, तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर n डॉट डी एक्स, सो यहाँ पे किस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर n डॉट डी एक्स इक्वल्स टू एक्स दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी इसलिए है क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। दूसरा आता है इंटीग्रेशन ऑफ, उसके लिए फॉर्मूला है, यू शुड हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूलाज बिकॉज दीज फॉर्मूलाज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ दी फर्दर एक्सरसाइजेज। सो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर अभी कोई क्वेश्चन में अपने को
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब कि ऐसे फंक्शंस जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब अगर मैं इसको बनाऊं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो वो कैसे बनेगा? पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू not sin x, it is cos x, integration of cos x dot dx equals to sin x plus c. Third formula, integration of sec square x dot dx equals to tan x plus c. Fourth formula, integration of cosec square x dot dx equals to minus cot x plus c. Fifth formula, integration of sec x tan x dot dx equals to sec x plus c. Sixth formula, integration of cosec x dot cot x dot dx equals to minus cosec x plus c. And the seventh formula, इंटीग्रेशन ऑफ sec x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया, अब tan x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan x हैज़ अ टू फॉर्मूलाज। tan x के दो फॉर्मूलेज होते हैं। पहला होता है log sec x प्लस सी और दूसरा होता है माइनस log cos x plus c. Integration of cot x. What is the integration of cot x? Integration of cot x dot dx equals to log sin x plus c. इसी तरीके से आता है अपना नाइन्थ फॉर्मूला, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू log tan x प्लस sec x plus c. 10th formula, integration of cosec x dot dx equals to log cosec x minus cot x plus c. So you should have to learn all these formulas. These formulas are very much important. Now the third thing is integration of inverse trigonometric functions. Integration of inverse trigonometric functions. Trigonometric functions. Integration of inverse trigonometric functions. So what is the integration of inverse trigonometric functions? So first formula is integration of 1 upon under root of 1 minus x square dot dx equals to, now integration of 1 upon under root of 1 minus x square equals to sin inverse x plus c. Second formula is integration of 1 upon under root of 1 minus x square dot dx equals to minus cos inverse x plus c. Now if you see the in left hand side in equation second and in formula second and first and second, the left hand side is same. हम देखें तो ये दोनों तरफ क्या है, एकदम सेम चीज़ है, लेकिन इसकी इस तरफ देखो अलग है। तो कभी भी अगर अपने पास क्वेश्चन आता है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमको ये वाला इस्तेमाल करना है या ये, तो उस समय पे हमको कंसेप्चुअली सोचना पड़ेगा थोड़ा कि ये इस्तेमाल करना चाहिए या ये, थोड़ा सा आगे की सोचते हुए इसको इस्तेमाल करने का मेथड हम देखेंगे अभी आगे। उसके बाद अगर इसी चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ये होता है, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो वहाँ पे तो क्लियर है कि अपने को डायरेक्टली इस्तेमाल करना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ चुका है, माइनस इधर जा चुका है, तो हमने माइनस को सिर्फ इधर शिफ्ट कर दिया, तो हम माइनस को इधर शिफ्ट करके भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर थर्ड, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ फार्मूला
इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 + x² डॉट dx इक्वल्स टू cot इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √of x² - 1 डॉट dx इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x √of x² - 1 बट दिस टाइम हेयर कम्स -1, मतलब -1/x √of x² - 1 इक्वल्स टू cosec इनवर्स x प्लस c। नाउ फोर्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ log arithmetic functions। log arithmetic functions वो होते हैं ऐसे फंक्शन जिनमें log का इस्तेमाल हो, उसको log arithmetic functions कहा जाता है। तो जैसे y इक्वल्स टू log x है अपने पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट dx इज़ व्हाट, इट इज़ 1/x। मतलब जो भी यहाँ पे होता है उसको अपॉन में कर दिया जाता है, चाहे यहाँ पे x² हो x³ हो कुछ भी हो, उसको बस अपॉन में कर दिया जाता है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट dx मिले, ऐसे भी मिल सकता है इंटीग्रेशन ऑफ log y डॉट dx, मतलब ये y का फंक्शन हो जाएगा अब, और यहाँ पे x होगा, ठीक। तो उस समय पे क्या होगा, या फिर मैं यहाँ पे और करके लिख देता हूँ, ऐसे भी हो सकता है x इज इक्वल्स टू log y, ये मान लिया फंक्शन अपने पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ log y डॉट dy वो भी अपना सेम फार्मूला ही होगा, प्लस c। तो ये log अरिथमेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, और ये फार्मूले सब आपको याद करने होंगे, उसी के बाद निकाले जाते हैं, वो एक्सरसाइज करी जाती है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, और वो किस तरीके से आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनमें अपना ई इस्तेमाल होता है। y इज इक्वल्स टू ई दी पावर समथिंग, ई दी पावर e², e³ ई दी पावर 4 एनीथिंग। सो y इज इक्वल्स टू ई दी पावर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर x डॉट dx इक्वल्स टू सेम, वो सेम देता है, प्लस c। जो यहाँ पे होता है वही इधर पे मिल जाता है। अब जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लिया जाए तो जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल y इज इक्वल्स टू ई दी पावर 3x प्लस e² प्लस 1। सपोज अपने पास इस तरीके का फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx किस तरीके से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx आएगा ई दी पावर 3x डॉट dx प्लस ई दी पावर 2 डॉट dx प्लस 1। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सो y इज इक्वल्स टू ई दी पावर x, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर x डॉट dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी सेम, वो सेम आता है। और एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा था, y इज इक्वल्स टू ई दी पावर 3x प्लस e² प्लस 1। सो हाउ वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड y ई दी पावर y डॉट dx, और ये इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, और ये इसमें टूट गया इन पार्ट्स में। अब अगर हम इसको देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर 3x सेम आएगा, यहाँ पे हम 3x को पूरे 3x को एज अ x ट्रीट कर रहे हैं, पूरे इंटीग्रेशन ऑफ 3x को। तो ये कैसे आ जाएगा, ई दी पावर 3x ही आएगा, और साथ में 1/3 नीचे आ जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो x होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑल्सो इक्वल्स टू x प्लस c। नाउ अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन जस्ट थोड़ी सी देर बाद हम पीछे आएंगे और इसी क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। मैं बताऊँगा कि 1/3 क्यों आया, और e² बाहर आने के बाद ये x क्यों आया, और ये x क्यों आया, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा बस कुछ समय बाद। नाउ सिक्स्थ आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग अरिथमेटिक फंक्शंस हो गया। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ सम मिसलिनियस फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ मिसलिनियस फंक्शन, LLENEOUS, मिसलिनियस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ मिसलिनियस फंक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बेसिकली यूज़ करा जाता है बहुत ज़्यादा, इंटीग्रेशन ऑफ ए दी पावर x डॉट dx। अगर कहीं पे इस तरीके का टर्म आपको दिखाई दे तो उसको किस तरीके से करा जाता है, ए दी पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ मिसलिनियस फंक्शन। नाउ इसके बाद आएंगे पर्टिकुलरली दो नोट, और वो नोट वन ये कहता है कि जैसे हमने कई जगह पे देख रखा है
कि जैसे अगर अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन 3x, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमको पता है क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वही इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x के लिए भी उसी का फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस कॉस 3x, लेकिन 1/3 जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये जो है वो नोट है कि जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर इसी फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करते तो उसमें चेन रूल लगता था। चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि पहले साइन 3x का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव होगा, और उसके डेरिवेटिव में क्या होता था, जो 3 होता था वो बाहर आ जाएगा अगर मैं इसी का करता हूँ। तो वैसे चेन रूल लगता था कि दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करो और साथ में बीच में प्रोडक्ट आ जाता था, यानी कि मल्टीप्लाई आ जाता था, और फिर 3x का डेरिवेटिव अलग से करते थे, या फिर जो भी फंक्शन होता था उसका डेरिवेटिव अलग से करते थे। तो इसी तरीके से 3x का डेरिवेटिव आएगा और 3 जो होगा वो आगे आ जाएगा अगर इसका डेरिवेटिव करूँगा तो। लेकिन इंटीग्रेशन में चेन रूल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हम क्या करेंगे, बस 1/3 आगे आ जाता है, यानी कि जो भी चीज़ इसके आगे होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, वो हमेशा आगे आ जाती है और अपॉन में आ जाती है, मतलब डिवाइड में आ जाती है, उसके नीचे आ जाती है। तो पहला नोट था ये। नाउ नोट नंबर टू इज इफ़ वी सी द इंटीग्रेशन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन लाइक 1.dx और 2.dx, इस तरीके से अगर अपने पास होता है तो इसका यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है 1.dx इज ऑलवेज इक्वल टू x होता है प्लस c। लेकिन क्यों होता है, ये सबसे बड़ी सोचने की चीज़ है। अगर कभी भी किसी भी फंक्शन के ऊपर उस पावर ज़ीरो हो, या फिर किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो, जैसे कि x दी पावर ज़ीरो और y दी पावर ज़ीरो, तो ये इक्वल्स टू 1 हो जाता है। लेकिन 1 दी पावर ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए। 1 दी पावर ज़ीरो जो होता है वो इनडेफिनेट टर्म होता है, एक इनडेफिनाइट टर्म होता है जिसकी अपने, इनडेफिनेट टर्म मतलब ऐसा टर्म जिसकी अपने पास कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 दी पावर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा x दी पावर ज़ीरो, y दी पावर ज़ीरो, अगर ऐसी कोई टर्म हुई तो चलेगा, तो उसकी उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसीलिए अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1.dx को देखूँ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x दी पावर 0.dx कर सकता हूँ, क्योंकि x दी पावर 0 1 होता है। उसके बाद हम एक फार्मूला होता है, यहाँ पे करूँगा मैं यूजिंग फार्मूला जो पीछे हमने पढ़ा था कि x दी पावर n का फॉर्मूला होता है x दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ x दी पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू x दी पावर n प्लस 1 प्लस c। तो वही चीज़ यहाँ पे लग जाएगी, और ये टर्म क्या बन जाएगा, अभी क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x दी पावर 0.dx इक्वल्स टू x दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, राइट, प्लस c। तो इनडायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1.dx इक्वल्स टू x प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला एक्चुअली में यहाँ से निकल के आया अपने पास इस तरीके से। इसके बाद नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दिस क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि इसको मैं इस पर मैं दोबारा आऊँगा। अगर आप इसको देखो और हमने जो दो नोट्स लिखे थे, नोट 1 और नोट 2, तो उन दोनों को देखो तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, ई दी पावर एक्स वो आ जाएगा सिंपली, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3x है ऊपर, तो 3x का जो इंटीग्रेशन होगा उसमें क्या होगा कि जो 3 है वो 1/3 में नीचे आ जाएगा, जो हमारा नोट 1 था कि अकॉर्डिंग टू नोट 1 जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है वो अपॉन में आ जाती है। इसी के बाद जो नोट 2 था, नोट 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ई स्क्वायर है। अगर यहाँ पे ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर क्या एक कांस्टेंट टर्म है, वो पहले बाहर आ गई, और बीच अंदर क्या बचा, 1.dx बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1.dx बचा। और अब जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x होता है, जो हमने पीछे नोट नंबर 2 में पढ़ा था। और जैसे यहाँ पे है 1.dx, उसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।